नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के फुल रिवीजन के बारे में। हम फुल रिवीजन लेने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। तो अगर हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि सर हमारे पास कितने हेड्स होते हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर तो हमारे पास टोटल 5 हेड्स हैं। कौन कौन से हैं? वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सो दीज आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब इन 5 हेड्स के अंदर हम सैलरी हेड का रिवीजन कर चुके हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। बेसिक्स, कंप्यूटेशन और इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तीनों का रिवीजन हम कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये जो पूरे नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, जो हमारी पीपीटी पीडीएफ है, ये सब भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पर ये सारे नोट्स है वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं पूरे हाउस प्रॉपर्टी को समझाना चाहूँ तो ये जो एक चार्ट है, दिस चार्ट इज इनफ टू डिस्कस द होल हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। ठीक है, देखिए, तो हम हर चैप्टर जो शुरू होते हैं कंपेरेटिवली, अगर हम पांचों हेड्स की बात करें इसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो सैलरी पीजीपी हो सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली हाउस प्रॉपर्टी बहुत छोटा है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। देखिए, पीजीपी और कैपिटल गेन से कंपेयर करें तो उनसे काफ़ी छोटा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा है तो हम तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप उसको कवर आसानी से कर सकते हो, उससे क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, समझ में जल्दी आता है। तो कंपैरेटिवली आपको ये अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें सेक्शन 22 की, तो हर जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है चार्जिंग सेक्शन से। इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 22। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन। एक लाइन बता दूं पहले, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे अभी। चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि एनुअल वैल्यू, मकान की जो भी एनुअल वैल्यू होगी उस एनुअल वैल्यू के ऊपर आपका टैक्स चार्जेबल होगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका सेक्शन 23, एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 24। सेक्शन 24 आता है किसके रिगार्डिंग? वो आता है आपका डिडक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे? दो ही डिडक्शन मिलते हैं, एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% और एक मिलता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन 25। ठीक है, कि अगर आपका अनरियलाइज रेंट है, पहले जो पैसा खा लिया था, कोई खा के भाग गया था, वो रिकवर हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एरियर ऑफ रेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, को ओनरशिप के अंदर क्या होगा, डीम्ड ओनर कब माना जाएगा, फॉरेन प्रॉपर्टी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा, को ओनरशिप का क्या ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे जो प्रोविजंस है उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको उसको चार्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो सीधे इस चार्ट फॉर्मेट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप चाहे तो इस चार्ट को अपने हाथ से, ठीक है ना, हाथ से बना करके जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ताकि आप जैसे ही पढ़े चार्जिंग सेक्शन कौन कौन सी चार कंडीशंस अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सर एसओपी का ट्रीटमेंट क्या करना है, एलओपी का ट्रीटमेंट क्या करना है, तो फटाफट जैसे आप चार्ट पढ़ेंगे उसके सारे पॉइंट्स आप अपने अपने सेल्फ से क्या करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, सेल्फ से बनाते जाएंगे। सो इट विल बी अ वेरी ईजी टेक्निक। ठीक है ना, तो आपने हमसे चाहे पेन ड्राइव ली है, चाहे आप मेरी ऑफलाइन क्लास के फेस टू फेस क्लास के स्टूडेंट है, या आपने कहीं और से भी क्लासेस ली है, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा आगे वाले पार्ट के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट वो है हमारा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? ठीक है, चार्जिंग सेक्शंस मेनली ये सारी बातें कहता है। क्या कहता है? फर्स्ट थिंग, हम जो चार्ज करेंगे टैक्स, हम चार्ज करेंगे एनुअल वैल्यू पर। पांचों हेड के अंदर अकेला ऐसा हेड है जो एक्चुअल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाता। आई रिपीट अगेन, एक्चुअल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, ये टैक्स लगाता है मकान की एनुअल वैल्यू के ऊपर। आई रिपीट अगेन, टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? टैक्स इज चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। सेकेंड, देयर मस्ट बी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीट। वहां पर क्या होनी चाहिए? वहां पर एक बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, खाली प्लॉट है नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्डिंग प्लस लैंड चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच्ड टू बिल्डिंग, या बिल्डिंग और लैंड अटैच टू बिल्डिंग। ठीक है, लैंड अटैच टू बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग होना कंपल्सरी। खाली लैंड हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, अदर सोर्स में जाएगी। किसके लिए टैक्सेबल होगी? ओनर के लिए टैक्सेबल होगी। एंड इज नॉट ऑक्यूपाइंग फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में काम में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सेक्शन 22 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन पहला बोलता है क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए, इंक्लूडिंग डीम्ड ओनरशिप होनी चाहिए। लास्ट में पढ़ेंगे डीम्ड ओनरशिप क्या होती है। ठीक है,
सेकेंड, देयर मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड टू बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अटैच टू बिल्डिंग होनी चाहिए। थर्ड, थर्ड ये किसके लिए टैक्सेबल होती है, ठीक है, थर्ड इसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। हो सकता है आपके पास 5 मकान है, 5 मकान में से आपने एक भी मकान किराए पर नहीं दिया, आई रिपीट अगेन, आपके पास 5 मकान है और 5 मकान में से आपने एक भी मकान किराए पर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है, बिकॉज वी आर टैक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। एंड फोर्थ, शुड नॉट बी used for own business एंड प्रोफेशन, वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में काम में नहीं आनी चाहिए। रिपीट अगेन, वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में काम में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्या वो किसी और के प्रोफेशन में काम में आ सकती है? बोले यस सर, वो किसी और के बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम में आ सकती है, उसमें किसी तरह की मनाही नहीं है। तो सब खुद के प्रोफेशन में काम करोगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम में लेते हो तो वहां पर हेड कौन सा लगेगा, देयर विल बी नेक्स्ट हेड, देयर विल बी अदर हेड विच विल बी पीजीबीपी, ठीक है। आगे समझिएगा कि सर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करते हैं, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, जीएवी, सबसे पहले क्या निकालनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस क्या करना है, माइनस करना है आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, जितना म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया है, ये बच जाएगी आपकी एनएवी। तो सबसे पहले क्या चाहिए, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये बची क्या आपकी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से 2 डिडक्शन आपको माइनस करना है। फर्स्ट डिडक्शन जो होगा, जो फर्स्ट डिडक्शन होगा, हाँ जी, यहाँ पर सिर्फ 2 डिडक्शन अलाउड होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मिलता है, ठीक है ना, सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मिलता है @30%। जो भी आपकी एनएवी आएगी उस एनएवी का आप सीधा कितना कर लीजिए, एनएवी का सीधा 30% कर लीजिए, वो आपका डिडक्शन हो गया। एंड सेकंड विल बी आईओबीसी, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसको आप माइनस कर दीजिए, ये बन गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, और किसी ट्रीटमेंट की और कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इतना सा चैप्टर है पूरा। ये भी माइनस कर दीजिए, म्यूनसिपल टैक्सेस 2 डिडक्शन और दे दीजिए, खत्म, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस ध्यान रखिएगा सिर्फ पेड बाय ओनर होते हैं, ठीक है ना, मैंने इसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्सेस कब मिलेगा, शुड बी कम बाय द असेसी, असेसी खुद देना चाहिए, एक्चुअली पेड होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलता है, पेड बेसिस पर मिलता है, कैश बेसिस पर मिलता है। इफ पेड इन लेटर ईयर देन डिडक्शन इज गिवन फॉर द लेटर ईयर, जब दोगे तब डिडक्शन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो डिडक्टेबल, अगर वहां किसी तरह का म्यूनसिपल टैक्सेस आप पे किया है मिल जाए, कोई बात नहीं। इफ म्यूनसिपल टैक्सेस पेड इज मोर देन जीएवी देन एनएवी कुड बी नेगेटिव, यहाँ पर एनएवी नेगेटिव हो सकती है, बाकी एनएवी नेगेटिव होने का नॉर्मली कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर जीएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा हो, ठीक है ना, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में आपका ठीक है, किसी भी तरह का, ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है ये अल्टीमेट चार्ट है। अल्टीमेट चार्ट का मतलब इसके अंदर सारे ट्रीटमेंट हो गए, मतलब अगर आपने क्लास को एक बार बहुत अच्छे से देख रखा है और आप डायरेक्टली रिवीजन करने चाह रहे हो तो आगे वाले 2 मिनट है वो आप काट करके, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके ये वाला डायरेक्ट चार्ट पर आ सकते हो। ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसने इतने अच्छे से उसको याद नहीं हो, तो समझिएगा अगर आपको जीएवी कैलकुलेट करना है तो बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। जो हायर रेट वैल्यू आती है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, हम बोलते हैं विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इसको बोल दिया जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट से, और हम लेते हैं यहाँ पर विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर अनरियलाइज रेंट दिया है तो ध्यान रखिएगा वो यहाँ से माइनस होगा, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, ये जो हायर है ये हायर वैल्यू बन जाती है हमारी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ध्यान रखिएगा अगर वैकेंसी लॉस नहीं दिया हुआ है तो सीधा ये ट्रीटमेंट हो जाता है। क्या करना है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, और आ गया विच एवर इज हायर, और ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब अगर एक्सपेक्टेड रेंट भी दे रखा हो, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि अगर वैकेंसी लॉस भी दे रखा हो तो क्या ट्रीटमेंट करना होगा, देखो सबसे पहले तो वही होगा कंपेयर फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट विच एवर इज हायर, ओके। जो हायर वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, जो लोअर होगा वो क्या बनेगा, ईआर बनेगा, ठीक है।
ठीक है। ईआर को आप किससे कंपेयर करते हो, ठीक है। अब स्टेप 3, ठीक है ना। अब क्या एक्चुअल रेंट ईआर से ज्यादा है, क्या एक्चुअल रेंट ईआर से ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल रेंट अगर कभी भी ज्यादा है तो बन जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेंट इज मोर देन ईआर, और उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है वैकेंसी लॉस का। क्या एक्चुअल रेंट ईआर से ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है और एक्चुअल रेंट कम है, क्यों है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी। आपको किस में से माइनस करना है, आपको एक्चुअल रेंट में से वैकेंसी माइनस करना है। क्या ये ज्यादा ठीक है तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल रेंट विल बी जीएवी। एक्चुअल रेंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका जीएवी मान लिया जाएगा, जीएवी अज्यूम कर लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर एक्चुअल रेंट मतलब ईआर ज्यादा है किसी और वजह से, देखो एक तो एक्चुअल रेंट कम हो गया ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से ही कम हुआ, तो एआर को हम जीएवी मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ईआर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही जीएवी मान लिया जाएगा, मतलब उस केस में आपको वैकेंसी लॉस का बेनिफिट अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस वाले पॉइंट में, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा, हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, ध्यान सुनिएगा, पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारी रेगुलर क्लास का होता है, जो करीबन 14-15 घंटे का होता है, वो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। उसके सातों लेक्चर्स डाल रखे हैं, विद क्वेश्चंस विद मटेरियल डाल रखा है, तो वो आप आराम से देख सकते हैं अगर आपको इस वाले पॉइंट पर दिक्कत है तो, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों को पॉइंट में दिक्कत होती है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने इसको और समराइज कर दिया, और इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, आगे देखिएगा, और इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ईआर, अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, किस वजह से, वैकेंसी की वजह से, हाँ सर, तो एक्चुअल रेंट इज जीएवी, तो आपका एक्चुअल रेंट जीएवी होगा। क्या एक्चुअल रेंट किसी और वजह से कम है तो फिर वैकेंसी का लॉस बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। हाउ इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज हायर, अरे जो हायर है तो जो हायर है वही क्या बनेगा, जीएवी। तो मतलब समझिए, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि क्या वैकेंसी लॉस की वजह से आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल रेंट में से वैकेंसी लॉस माइनस करना है, ठीक है। क्या वैकेंसी लॉस की वजह से एआर ईआर से कम है, तब आपका जीएवी क्या होगा, जीएवी विल बी एआर। अगर ऐसा नहीं है तो जीएवी क्या हो जाएगा, ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी जीएवी, ठीक है। सॉरी, हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए। चलिए आगे, अगला पॉइंट आता है कि सर अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी हो और उस हाउस प्रॉपर्टी को हमने रखा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उस हाउस प्रॉपर्टी को हमने कैसे रखा है, उस प्रॉपर्टी को हमने रखा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। इन केस अ हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, अगर स्टॉक इन ट्रेड के रखा है, विच कुड नॉट बी लेट आउट फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसको हम लेट आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कुछ नॉट बी लेट आउट फॉर होल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसको हम लेट आउट नहीं कर पाए, ठीक है। ये किस केस में हो सकता है, सर मान लो आपका कोई बिल्डर वगैरह हो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, पॉइंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए सर, कि सर हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और मान लो मैं हूँ बिल्डर, ठीक है, अब मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ तो एक बिल्डर हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ, मैं इसको रेंट पर तो दूंगा नहीं, मैं तो इसको क्या करूँगा, मैं तो इसको बेचूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर इस केस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार अगर आप बिल्डर हो यार, तब तो आपके ऊपर टैक्स लगा लेंगे, तो अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी आपके ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने आपको 2 साल का बेनिफिट दिया। हमने बोला कि 2 साल तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी रख ली तो हम चार्ज करेंगे। द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस विल बी टेकन एज नील। द बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट हो गया कि आप इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जीएवी निकालेंगे। जीएवी कैसे निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, कंपेयर करना एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट विच एवर इज हायर,
ओके, फिर वैकेंसी की वजह से एआर कम हो गया तो एआर ले लेंगे, नहीं होता है तो ईआर ले लेंगे जीएवी। ये आ गई जीएवी, जीएवी में से माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, क्या बच गया, बोलो क्या बच गया, वो बच गया एनएवी। एनएवी में से दो डिडक्शन देने, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और आईओबीसी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो भी लगा हो, ये बच गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप एज ए बिल्डर रखते हो तो 2 साल तक हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, सर मेरे पास तो मान लो 2 मकान है, या मान लो मेरे पास तो सिर्फ एक मकान है, पहले नॉर्मल लैंग्वेज से शुरू कर, क्या मेरे पास अगर एक मकान है तो वो मकान मेरे लिए टैक्सेबल होना चाहिए क्या? आप खुद सोच के बताइए कि आपके पास तो एक ही मकान है, क्या एक मकान हमारे लिए टैक्सेबल होना चाहिए क्या? आप बोलेंगे सर यार एक ही मकान है, एक ही मकान को हम अगर टैक्सेबल कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी तक के प्रोविजन में तो हमने कहीं बेनिफिट पढ़ा नहीं, तो यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। देखिए, इफ एनी पर्सन हैज 2 हाउसेस, अगर किसी पर्सन के पास में 2 मकान हैं, जो दोनों ही मकान क्या है, जो दोनों ही मकान आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसकी जीएवी क्या होगी, नील मानी जाएगी। एंड म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, और उसमें कोई सा भी म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड नहीं होगा। इसी के साथ उसकी एनएवी भी क्या मानी जाएगी, एनएवी शैल आल्सो बी नील। ठीक, सरकार ने क्या बोला कि अगर आपके 2 मकान हैं तो 2 मकान की एनएवी को हम नील कर देंगे। अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ है तो पहले ये एक मकान हुआ करता था, कुछ सालों पहले अमेंडमेंट हो चुका और 2 मकान सरकार ने अलाउ कर दिए। ठीक है, चलिए तो पॉइंट समझिएगा, वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल के लिए आपको मकान अपने ही रेजिडेंस में यूज में लेना है, तो क्या होगा, तो उसकी एनएवी क्या हो जाएगी, तो उसकी एनएवी नील कंसिडर कर ली जाएगी, तो उसकी एनएवी नील मान ली जाएगी। ओके, व्हेन द प्रॉपर्टी इज अनऑक्यूपाइड ड्यू टू जॉब और बिजनेस आउटसाइड द सिटी, अगर आपका प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है क्योंकि आपका बिजनेस या प्रोफेशन की बाहर है, आप मुंबई में रहते हो लेकिन आपकी जॉब चेन्नई में लगी, तो मुंबई वाला फ्लैट खाली पड़ा हुआ, आपने किराए पर भी नहीं दिया, तो क्या होगा, देन ऑल्सो एनएवी विल बी नील, तो भी उसकी एनएवी जो है वो नील मान ली जाएगी, नील अज्यूम कर ली जाएगी। ओके, where the assessee having more than 2 property which are self occupied or unoccupied, अगर असेसी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन ऑफ ओनर, 2 हाउस प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन ऑफ ओनर विल बी SOP and all other will be deemed to be let out property. It is assumed, it will be assumed that these properties are let out. ठीक है, so first two properties will be assumed to be, what will be assumed, it will be assumed that it will be SOP and all other property will be deemed to be LOP, मान लिया जाएगा कि वो किराए पर दी हुई, इसका मतलब सर वो टैक्सेबल होगी क्या, 100% बेटा 100% वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अब ये अच्छा पॉइंट है कि सर एक प्रॉपर्टी थी हमारी, उसको हमने 4 महीने तो लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया, और 8 महीने हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन में रखा, अब क्या होगा, तो सरकार बोलती है कि अगर आपने एक भी दिन प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ड लिखा है कि इट शुड बी यूज फॉर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में एक भी दिन आपको इस प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देना है, लेकिन सही यार यहाँ तो हमने दे दी, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो तो जो आपको जो नॉर्मल वाला जो बेनिफिट है, तो वो वाला जो बेनिफिट है वो आपको अलाउड नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, वो आपको अलाउड नहीं होगा इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट विल बी टेकन फॉर होल ईयर, पूरे साल का लेना पड़ेगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड सब कुछ आपको पूरे साल का लेना होगा, लेकिन एक्चुअल रेंट जो है वो सिर्फ आपको लेट आउट पीरियड का लेना होगा। जो एक्चुअल रेंट है वो आपको लेट आउट पीरियड का कंसिडर करना होगा, बाकी आप कुछ भी लेट आउट पीरियड का कंसिडर नहीं करेंगे। अगला,
द नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन। ठीक है, क्या हमको डिडक्शन अलाउड होंगे या नहीं? तो आंसर इज वेरी सिंपल, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू शेल बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? एनुअल वैल्यू का 30% आपको अलाउड हो जाएगा एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट मिलेगा डिडक्शन। अच्छा, ये क्यों मिलता है 30%? ये मान लो मकान है, मान लो आपके पास कोई मकान है, उस मकान में कभी रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, कभी छोटी मोटी कोई टूट फूट हो गई, कभी कोई खराबी हो गई, तो उस वजह से हम क्या देते हैं? उस वजह से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना देते हैं? इट इज 30% ऑफ नेट वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, अगला, अगला देखिए, अगला है 24B। 24B जो है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है, हाँ जी, देखिए अगर आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, ठीक है ना, तो व्हाट आर द कंडीशंस, तब उसका डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट, द असेसी हैज एक्चुअली बोरोड फंड, मतलब आपका जो अमाउंट है वो फेक नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पैसा बोरो किया हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन है। सेकेंड, इंटरेस्ट इज पेड और पेबल ऑन सच मनी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ या इंटरेस्ट चुकाया जाना जरूरी है। द थर्ड थिंग इज मनी बोरोड इज यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, या इक्वेशन को आप बोल सकते हो परचेज। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? परचेज। हम इसको बोलते हैं परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, PCRRR। इसके लिए लिया हो चलेगा, इंटरेस्ट आपने दिया होना चाहिए और एक्चुअल में आपने इस फंड को बोरो किया हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन भी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा अगला पॉइंट, इंटरेस्ट पेड बेसिस पे अलाउड है, एक्रूवल बेसिस पर? तो ध्यान रखिएगा, इट इज अलाउड ऑन एक्रूवल बेसिस। म्युनिसिपल टैक्सेस ध्यान रखिएगा, इट इज अलाउड ऑन द पेड बेसिस। ठीक है, गिवन इन टू करंट ईयर इंटरेस्ट एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो इसमें समझना, पीपीटी में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका मैं आपको पूरा चार्ट बना के समझा देता हूँ। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बाकी तो कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं है, बात सिर्फ तब आती है जब आपने मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो मकान का लोन लेना और उसको एक्वायर करना, उसको कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कंस्ट्रक्शन करने में हो सकता है या कभी परचेस करने में भी हो सकता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इज जैसे एग्जाम्पल। तो मान लो आपने लोन लिया 1 अगस्त 2020 को, और आपका जो हाउस कंप्लीट हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर 2023 को। अब मकान इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, मकान बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो सर मकान तो आपका 1 अक्टूबर 2023 और उसके बाद अवेलेबल होगा, लेकिन उससे पहले आपका इंटरेस्ट लगा ही नहीं लगा। मान लो आपने यहाँ पर लोन लिया था 10 लाख रुपए का एट द रेट 10%, तो इंटरेस्ट तो चालू हो गया। लोन लेते ही आपका इंटरेस्ट का मीटर तो क्या हो गया? लोन लेते ही आपका इंटरेस्ट का मीटर तो चालू हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि सर अब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, या उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, बोले हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन बड़ी भारी है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द सेकेंड इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहला कौन सा है? पहला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? यहां पर जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, हाँ जी, तो मान लीजिए उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 10%। तो मुझे बताइए कि आपने लोन कब से लिया था? लोन तो सर लिया था 1 अगस्त 2020 से। जब आपने लोन लिया था 1 अगस्त 2020 से, तो इंटरेस्ट जो चालू हो जाएगा वो तो कब से चालू हो जाएगा? 1 अगस्त 2020 से चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ इशू क्या है? यहाँ इशू बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ इशू ये है कि सर हमने जो पेमेंट कर रहे हैं, हम जो मकान बन रहा है, मकान तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब होगी? जब हमारा मकान पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इसका मतलब सर हमारे पास में कंपैरेटिवली 1 अगस्त 2020 को मकान ही नहीं है, मकान तो 1 अक्टूबर 2023 तक है। तो यहाँ पर आता है प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है वो? फ्रॉम द डेट ऑफ
loan taken till the 31st March of immediately preceding the previous year। ठीक है, मतलब जब से आपने लोन लिया, ठीक है, और जब आपका लोन क्या होता है, कंप्लीट होता है, उससे जब आपका मकान कंप्लीट होता है उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च, ठीक है, इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड होगा अलाउड कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में, वो होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड होगा। ठीक है, अच्छा, जो भी हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है, आई रिपीट अगेन, जो भी हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो कितने टाइम में अलाउड होगा। तो सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1st April of previous year in which house is completed till 31st March। तो जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो तो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड हो जाएगा। कब से, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 2023-24 से वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 23-24, 24-25, 25-26, इस तरह से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड हो जाएगा। और उधर हम बात करें पोस्ट कंस्ट्रक्शन की तो वो 1 साल का इंटरेस्ट है। अब दोनों ही चीजें, एक चीज याद रखना, ये आपको 6th क्लास में सिखाया जाता है, वो छोटा सा प्रिंसिपल है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, एक छोटी सी बात सोच के बताइए, जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जब मैं इंटरेस्ट कंप्यूटेशन की बात कर रहा हूं, और ध्यान सुनिएगा, जब मैं इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया, मान लो मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्या लोन के रीपेमेंट के बाद में इंटरेस्ट चार्ज होता है क्या? आपका आंसर क्या होगा, बोले सर नहीं सर, उसके बाद तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान क्या, दोनों में जो भी हम कंप्यूटेशन करेंगे हम बोलेंगे और लोन पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो मान लो ये 31 मार्च आती, मान जैसे कि ये चालू कब से हो रहा है, 1 अगस्त 2020 से चालू हो रहा है, और हाउस कंप्लीट कब हुआ, 1 अक्टूबर, तो उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च कौन सी होगी, 31 मार्च 2023। मान लो उससे पहले ही मेरा मकान कंप्लीट हो गया होता, मान लो उससे पहले ही मेरा हाउस कंप्लीट हो गया होता, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी सर जब आपने लोन, ठीक है, सॉरी, उससे पहले ही आपने लोन का रीपेमेंट, जरूरी थोड़ी कि मकान बनने के बाद रीपेमेंट करूं, मैंने मकान बनने से पहले ही रीपेमेंट कर दिया, तो उतने टाइम पीरियड तक का ही आपका लोन कैलकुलेट किया जाएगा, उतने टाइम का ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहाँ से लेनी है, जब आप लोन लेते हैं तब से, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली 31 मार्च, और रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड है वो 5 साल में अलाउड है, जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है वो जो जितना इस साल का एक्रूवल हुआ वो एक्रूवल बेसिस पर आपको अलाउड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, तो पर्पस ऑफ बोरोइंग कौन कौन सा होता है, हो सकता है, इट मे बी परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। हम इसको बोलते हैं PCRR, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, और किसी भी पर्पस के लिए अलाउड होगा। ठीक है, जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, ठीक है, सॉरी, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। कहां से चालू होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, post construction from the date of borrowing till the 31st March immediately prior to the date of completion of construction or date of repayment whichever is earlier। मैं आपको सभी सिखा चुका हूँ कि प्री कंस्ट्रक्शन का क्या ट्रीटमेंट करना है। जब से आपने लोन लिया, जब आपका मकान कंप्लीट हुआ, तो जस्ट पहले वाली 31 मार्च, और रिपेमेंट विचेवर इज अर्लियर। ये भी समझा दिया मैंने क्यों होता है, क्योंकि जब आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो सर सिंपल बात है, लोन का रीपेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो रहा तो टैक्स लगेगा क्यों। अगला, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फुल्ली क्लेम्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट इज लिमिट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है मान लो आपकी प्रॉपर्टी को आपने किराए पर दे रखा है, उसमें इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी।
लेकिन जो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है वहां गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि हम उससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे। कितना? सर उन्होंने लिखा है कि 2 लाख रुपए अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। 2 लाख रुपए अगर ये 3 कंडीशन, पहली क्या है कि लोन का बोरो जो किया है आपने 1 अप्रैल 99 या उसके बाद में किया हो। सेकंड, किस पर्पस के लिए होना चाहिए? वो परचेज और कंस्ट्रक्शन, सिर्फ 2 ही पर्पस दिए हैं, एक तो परचेज और एक कंस्ट्रक्शन। तो पहला 99 किया उसके बाद में होना चाहिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और मकान आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाए। अगर ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो तो लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। अब हमारा क्वेश्चन आता है सर मान लो ये हमने लिमिट क्रॉस नहीं किया या हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो द लैंडर शुड सर्टिफाई द लोन, ठीक है ना। इस पर्पज के लिए नहीं हुआ, मान लो आपने रिपेयर के लिए लिया या मकान बनने में 5 साल ज़्यादा लग गए, तो सरकार ने यहाँ जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है अप टू 30,000 ओनली। इफ एनी ऑफ द अबो 3 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 30,000। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में सीधा आ जाए कि रिपेयर के लिए लोन लिया, सीधा आप इतना कर देंगे उसको 30,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिमिट नॉट एप्लीकेबल फॉर एलओपी एंड डीएलओपी। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट देंगे उतना अलाउड होगा। अगर कोई फ्रेश लोन लिया है ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए, इफ फ्रेश लोन रेज टू रीपे द ओरिजिनल लोन, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन इज एडमिसिबल, बिल्कुल हम अलाउ कर देंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल है? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन। सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का ब्रोकरेज वगैरह हम यहाँ पर अलाउड आपको नहीं करेंगे। सो नो ब्रोकरेज विल बी अलाउड। नोट देखिएगा, इफ वी कन्वर्ट अ ड्यू अमाउंट इनटू लोन विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन। मतलब क्या हो गया सर, हमने लोन को ठीक है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, ड्यू अमाउंट विद इनटू लोन विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ड्यू अमाउंट को वापस से लोन में कन्वर्ट कर दो, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो वापस से आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि सिर्फ पेनल्टी नेचर का जो इंटरेस्ट है, जो आपका पेनल्टी इंटरेस्ट है वो आपको कभी भी अलाउड नहीं हो रहा है। ठीक है, पेनल्टी इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इन एनी केस। चलिए, तो अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं? हम एसओपी का ट्रीटमेंट समझ चुके हैं, एलओपी का ट्रीटमेंट समझ चुके हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने 2 तरह के डिडक्शन की बात कर ली। पहला डिडक्शन कौन सा दे दिया? स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने रेट से? 30% से। दूसरा एक और डिडक्शन दे दिया, कौन सा? दूसरा डिडक्शन दे दिया आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट इज अनरियलाइज रेंट। सर अनरियलाइज रेंट क्या होता है? वो पैसा जो किराएदार ने हमको नहीं दिया, वो पैसा जो खा करके भाग गया, वो कहलाता है अनरियलाइज रेंट। मान लो हुआ क्या कि 5-7 साल बाद आपको या 10 साल बाद आपको वो अनरियलाइज रेंट वापस से मिल जाता है, और वो इतना टाइम पहले पैसा जो उस पर्सन ने दिया नहीं था, वो पैसा अब आपको वो क्या कर रहा है? वापस से दे रहा है। ये कहलाता है अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होना। और सेकंड, यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट मतलब एक चीज़ तो क्या होगी? अनरियलाइज रेंट, और एक क्या हो गया आपका? एरियर्स ऑफ रेंट, जो पहले ना तो ड्यू हुआ था ना ही पहले आपको रिसीव हुआ था। जैसे मैं इसको डिटेल में समझाया एरियर वाले पॉइंट को, मैंने सैलरी वाले पॉइंट, सैलरी वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको एरियर्स ऑफ सैलरी समझाया हुआ है। तो सेम प्रोविजन होता है एरियर्स ऑफ रेंट पर। अब आपको तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें तो ये देखना है कि आपने अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी करी क्या। आप बोलते हैं कि यस सर हमने उसकी रिकवरी करी, तो पहला पॉइंट क्या है? टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आपको समझिए, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आंसर इज यस, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिट ऑफ रियलाइजेशन। जब भी आपका पैसा मिलेगा या रियलाइजेशन होगा तब टैक्सेबल होगा। क्या डिडक्शन मिलेगा? बोले यस सर, 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज, 30% का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। नेक्स्ट, टैक्सेबल इवन इफ असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आपको मिले उस साल आप प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ओनर थे ना? बोले हाँ सर पहले तो हम ओनर थे, तो वो क्या होगा? तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, अभी कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमको कंपोजिट रेंट मिलता है। कौन सा रेंट मिलता है? कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का पहले मीनिंग समझना होता क्या है सर? कंपोजिट रेंट आखिर किस चिड़िया का नाम है? हुआ क्या,
मान लो आपने मकान किराए पर दिया, उसे मकान का किराया मिलेगा, बिल्डिंग का किराया मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बिल्डिंग के साथ में कुछ प्लांट मशीनरी एसेट्स वगैरह भी किराया दे दी जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने कोई फ्लैट किराए पर लिया, ठीक है ना, आजकल मेट्रो सिटी के अंदर ये बहुत पॉपुलर है कि आपने कोई फ्लैट फ्लैट आपने रेंट पर लिया, तो फ्लैट का चार्ज तो करेगा ही करेगा। वो क्या करता है, वो फ्लैट के साथ में कुछ एडिशनल चार्ज और लेता है। बोलता है कि सर लिफ्ट का पैसा अलग लगेगा, मेंटेनेंस का पैसा अलग लगेगा, साफ सफाई का पैसा अलग लगेगा, चौकीदार का पैसा अलग लगेगा। इस तरह से उसने अलग अलग बाइफर्केशन और कर दी। तो फ्लैट का रेंट तो ही है और अदर एम्यूनिटीज अदर फैसिलिटीज का भी चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि क्या पूरा अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, या सिर्फ जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारा रेंटल ऑफ हाउस है, वही आएगा। तो ध्यान रखिए, कंपोजिट रेंट वाला प्रोविजन क्या बोलता है। कंपोजिट रेंट वाला प्रोविजन बोलता है कि अगर प्रॉपर्टीज और फैसिलिटीज को दिया, देखिए पहली चीज ध्यान रखिए कि सर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मकान का किराया, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मकान का किराया मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है, बाकी मेरे कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल तो क्लियर है। अब अगर हमने प्रॉपर्टीज और फैसिलिटीज दोनों जोड़ करके दिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या रेंट सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। रेंट पोर्शन टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर सेपरेटेबल है तो रेंट जो मकान से रिलेटेड हो वो तो कहाँ डाल देना, हाउस प्रॉपर्टी में। और पोर्शन ऑफ फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज जैसे कि लिफ्ट का, मेंटेनेंस का, अदर चार्जेस जो भी लिए, तो वो कहाँ डालने आप, सिंपल अदर सोर्सेस में। अच्छा ध्यान रखना, आप रेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आप ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के। अगर अगर वो इनसेपरेबल है, मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो या तो वो पीजीबीपी में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगला, अगर आपने प्रॉपर्टी पर मशीनरी दी है, ठीक है ना, अभी जो मैंने बात करी उसमें तो क्या दी थी, प्रॉपर्टी वॉज फैसिलिटी। प्रॉपर्टी वॉज मशीन का मतलब कि आपने पूरा कोई थिएटर किराए पर दे दिया, कोई रंगमंच वगैरह जो कहाँ जहाँ पर फैसिलिटी होती थी वो किराए पर दे दिया आपने, ठीक है ना। तो क्या इसमें आप सेपरेट कर सकते हो, सेम पॉइंट, क्या सेपरेट किया जा सकता है। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो सोचिए, रेंट रेंट हमेशा कौन से पार्ट में जाएगा, रेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता तो इनकम टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, या तो पीजीबीपी में जाएगी या अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, और मशीनरी का जो पोर्शन है वो डिपेंड करेगा, अगर आपका बिजनेस नेचर है तो पीजीबीपी, नहीं है तो अदर सोर्सेज। 99% केस में किस में जाएगा, अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। ठीक है, तो एक ये छोटा सा ब्रीफ कंपेरिजन है, लेकिन एक बात क्लियर है, क्या, रेंट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है। बिल्डिंग के अलावा किसी चीज का रेंट है उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में डाल नहीं सकता हूं। दैट इज द क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट काफी अच्छा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी को ओनरशिप में होती है। को ओनरशिप का मतलब क्या होगा कि दो लोग तीन लोग मिलकर के उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो हाउस विल बी टैक्सेबल फॉर बोथ द पर्सन। कैसे टैक्सेबल होगा, पहले आप प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट। ठीक है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी आपकी कैलकुलेट हुई है, जो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हुई है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इधर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आई वो आपने कैलकुलेट कर ली। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें से आप दे दीजिए, ठीक है ना, उसको आप प्रपोर्शनली डिवाइड कर दीजिए। मान लो 50-50 है तो 50-50 कर दीजिए, 60-40 तो 60-40 कर दीजिए। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ये कहलाता है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर हमारी एसओपी है एंड एनुअल वैल्यू ऑफ ईच को ओनर शेल बी निल एंड ईच विल बी एंटाइटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ 30,000 और 2 लाख। अब बात ये आती है कि सर ये ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया, ये ट्रीटमेंट तो समझ गए, सर इंटरेस्ट का क्या होगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है, आई रिपीट अगेन, अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है तो कुछ पार्ट मतलब दोनों 70 मतलब मान लो 50-50 है, दोनों के लिए 50-50 होगी। लेकिन दोनों प्रॉपर्टी एसओपी है तो एनएवी तो नहीं हो जाएगी। अब मान लो 4.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो 2 लाख इसको भी मिलेगा, 2 लाख इसको भी मिलेगा। ये बेनिफिट को ओनरशिप करने पर ये क्या हो जाता है, ये आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट है। लेकिन आपका जो ओनरशिप है, जो मकान है, वो दोनों के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, अगला,
इफ एलओबी, अगर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लेट आउट है, shall be first computed as it this property or part is owned by one owner and then apportion among each owner। सिंपल, मैंने आपको समझा दिया। पहले आप हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, यह ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, उसके आपने दो पोर्शन कर रखे हैं। ठीक है, मान लो 70% तो एसओपी है और 30% एलओपी है। इसमें ट्रीटमेंट कैसे होगा, देन डिवाइड द वैल्यू ऑफ हाउस बिटवीन टू पार्ट्स। आपको क्या करना है, आपको मकान की वैल्यू को, या कह लो मकान के, ठीक है ना आपको क्या करना है, मकान को, मकान की जो भी वैल्यू है उस मकान की वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। मतलब कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट तो खाली एसओपी का ही होगा। सबको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सबको आप 70-30 के रेशियो में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन यहाँ पर करना होगा। ठीक है। हाँ जी। अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में होती है तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्रॉपर्टी अगर फॉरेन में है या प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉपर्टी इंडिया में है या प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आपको सेम ट्रीटमेंट करना हो। ठीक है, देखना, अ रेजिडेंट असेसी इज टैक्सेबल अंडर 22 even if property is satisfied it is situated outside India, then annual value compared if the property is situated in India। आप ऐसा मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट थी, वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएट थी, प्रॉपर्टी इंडिया में ही थी, और उसकी वैल्यू, उसकी इनकम कितनी बनी, वो आपको सिंपल ट्रीटमेंट करना होगा। जो ट्रीटमेंट आप इंडिया की प्रॉपर्टी का करते हो, सेम ट्रीटमेंट आप फॉरेन प्रॉपर्टी का भी करोगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड आउटसाइड द कंट्री आर ऑल्सो डिडक्टेबल। ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट है, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सेम ट्रीटमेंट आपको करना होगा, कुछ भी आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग पुट शुड बी रिमेंबर्ड बाय सॉल्विंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या क्या सोचना है सर, फेयर रेंट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट गिवन द एक्चुअल रेट इज ट्रीटेड एज फेयर रेंट। सिंपल है सर, एक्चुअल रेंट ही ले लीजिएगा। या हम तो कई बार कहते हैं सर, मान लो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, तो अपना क्वेश्चन ही कहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक्चुअल रेंट से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कंप्यूटेड फॉर 12 मंथ्स। इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ओनली इफ द प्रॉपर्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेम प्रीवियस ईयर। मान लो मैंने प्रॉपर्टी 9 महीने के लिए खरीदी, मतलब मैंने एक जून को ही प्रॉपर्टी खरीदी या 1 जुलाई को प्रॉपर्टी खरीदी, अब मेरे पास तो 9 ही महीने रही प्रॉपर्टी, तो सारा वैल्यूएशन 9 महीने का हो जाएगा। बाकी कभी भी एक्सपेक्टेड रेंट 9 महीने, मतलब 12 महीने से कम का नहीं होता। इंटरेस्ट इज लिमिटेड ओनली इन केस ऑफ एसओपी। इन द रिमेनिंग केस एलओपी, मतलब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेड बेसिस। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन यूनिफॉर्म सबको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, म्युनिसिपल टैक्स खाली पेड के बेसिस में मिलता है, बट खुद ने, जो ओनर है उसने पे किया हो तो ही मिलता है। ठीक है, चलिए एक्सेप्शन से पहले मैं आपको ये मेन पॉइंट समझा देता हूँ। सर मैंने बात करी थी सर ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है सर, आप मकान के ओनर होने चाहिए। अगर आप मकान के ओनर हैं तभी आपके लिए प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। लेकिन इनकम टैक्स तो क्या करता है, इनकम टैक्स उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इनकम टैक्स एक कॉन्सेप्ट और बनाता है, उसको हम बोलते हैं डीम्ड ओनर। सेक्शन 26, चार्जेबल टू टैक्स इफ नॉट द ओनर। अगर आप ओनर नहीं है तो भी उसके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। पहला, अगर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, अगर वहां पर, ठीक है समझना, तो मान लो मैं आपको समझा देता हूँ, वहां पे सुन लेना। मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है मिसेज एक्स को, तो प्रॉपर्टी किसकी है, मिसेज एक्स की, लेकिन इनकम किसकी मानी जाएगी, इनकम वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। देयर इज अ डीम्ड अप्रूवल, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ डीम्ड अप्रूवल लगेगा। अगला, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एओपी, तो जो पूरी बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर है, लेकिन टैक्सेबल किसके लिए होगी, जो मेंबर है उसके लिए होगी। इम्पार्टिबल स्टेट, जिसका डिवाइडेशन नहीं कर सकते, इम्पार्शियबल बोलते हैं या इम्पार्टिबल बोलते हैं,
ठीक है ना, जिसका डिवाइडेशन नहीं होता। तो जितना हिस्सा आप होल्ड करते हो, हम बोलते हैं होल्डर, क्या बोलते हैं, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट एंड राइट इन बिल्डिंग। अगर आपके पास बिल्डिंग का राइट है तो जिसके पास राइट है वो बिल्डिंग का ओनर बनेगा। पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट आता है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ जो लिखा हुआ है वही उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मतलब सिंपल लिखा है वहाँ पर कि आप पेमेंट कर देते हो, आपको पोजीशन मिल जाता है और आप बाद में भी करोगे, एग्रीमेंट बाद में करो, उससे कोई बात, ठीक है, एक नॉर्मल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को बाद में कराना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, कब आपके लिए मकान हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है? पहला, बिल्डिंग यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जब बिल्डिंग खुद के बिजनेस प्रोफेशन में काम करोगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कौन सा लगेगा, पीजीपी। लेटिंग आउट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, मैं अपने बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा हूं तो भी कौन सा हेड लग जाएगा, पीजीपी। प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कब कब होता है, फार्म हाउस कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, चैरिटेबल पर्पस के लिए है टैक्सेबल नहीं होता, सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 मकान एग्जाम कर दिए, किसी ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटी का मकान है एग्जाम होता है, और पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, इनके लिए भी जो मकान है वो क्या होता है, वो एग्जम्प्टेड होता है। तो करीबन 40-45 मिनट्स में हमने पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का क्रक्स समझ लिया, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी लेक्चर मैंने पूरा भी दे रखा है, ठीक है, आप उसको भी जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हमारी जो पूरी पेन ड्राइव है वो भी बहुत कम प्राइस पर, बहुत कम रेट पर अवेलेबल है, पूरी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या एप्लीकेशन का एक्सेस आप जैसा भी चाहते हैं। तो आप उसको ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8058700725। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।